नमस्कार दोस्तों, आरसीसी कोचिंग क्लासेस में एक बार आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे मालदेव राठौड़ के बारे में। मारवाड़ का जो राव बना है, अब कौन बना है, मालदेव राठौड़ बना है, उसके बारे में कुछ बातें हमने जो कल का वीडियो था, लास्ट का वीडियो, उसमें हमने की थी। वहाँ पे हमने मालदेव राठौड़ हैं, उनके पिताजी कौन हैं, उनकी माताजी कौन हैं, उन्होंने किस चीज़ का निर्माण किया, उनका राज्य अभिषेक कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उन सब तमाम बातों की हमने चर्चाएं की है। तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, तो एक बार आप उन वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है जी। अब हम बात करने वाले थे मालदेव राठौड़ के बारे में। और उनकी पत्नी होती है उमा दे, और वो क्या होती है, शादी की फर्स्ट नाइट को ही कहाँ चली जाती है, ये जो जोधपुर है उसको छोड़ के चली जाती है। ठीक है जी। अब जोधपुर से वह कहाँ चली जाती है, तारागढ़ अजमेर चली जाती है। और उसने अपना पूरा का पूरा जीवन ही कहाँ पे बिताया था, तारागढ़ अजमेर में बिताया था। अब क्या होता है कि मालदेव राठौड़ है, वो वापस अपनी पत्नी उमाद्य को वापस बुलाना चाहता है, अपने साम्राज्य जोधपुर में बुलाना चाहता है। तो इसलिए जो मालदेव राठौड़ है, उन्होंने किसको उमाद्य को वापस लेने के लिए भेजा था, उन्होंने ईश्वरी सिंह बारठ को वापस कहाँ, जोधपुर लाने के लिए भेजा था। लेकिन उनकी जो अन्य पत्नियां हैं वो नहीं चाहती थी कि उनकी जो उमाद्य है वो उसकी पत्नी वापस आए। वो उनका रीज़न ये था कि ये जब उमाद्य वापस आ जाएगी तो मालदेव जो राठौड़ है वो उनकी तरफ ध्यान कम देंगे और उनका पूरा का पूरा ध्यान किधर चला जाएगा, उमाद्य के पास चला जाएगा। इतनी बातें हमने लास्ट के वीडियो में की थी। ठीक है जी। और जो अन्य पत्नियां हैं, उन्होंने किस व्यक्तियों को वापस भेजा कि उमाद्य यहाँ नहीं आनी चाहिए, उसको रास्ते में ही दूसरी जगह भेज दो। तो ये कौन था, तो आशा देवीपुरा। कौन थी भैया, हाँ आशा बारठ है वो था। जो आशा बारठ है वो वापस किसको भेज देता है, उमाद्य को वापस भेज देता है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, बस लगे रहो ऐसे ही। हाँ ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो उमाद्य हैं उनकी पत्नी, तो फिर ये जोधपुर जो आपका तारागढ़ है वहाँ से तो आ जाती है, लेकिन ये वापस जोधपुर में ना आके कहाँ चली जाती है, ये कहाँ चली जाती है, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कहाँ चली जाती है, केवला गांव। तो केवला गांव याद है क्या आपको, जब महाराणा प्रताप का युद्ध हो रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध, तो उस समय जो इनकी सेनाओं ने पड़ाव डाला था केवला युद्ध, जो केवला गांव है वहाँ पे। ठीक है जी। अब ये केवला गांव कहाँ आता है, ये उदयपुर में आता है। और उदयपुर में ये वापस चली जाती है, किसके पास चली जाती है, ये राम के पास चली जाती है। अब ये अयोध्या वाले राम नहीं है भैया, ये कौन है, जो हमारे जो मालदेव राठौड़ हैं, इनका बड़ा ही बड़ा पुत्र होता है कौन, राम। तो ये राम के पास वहाँ चली जाती है। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। उमादे, अब कौन है, उमादे। उमादे वापिस नहीं आती है। ये अजमेर तारागढ़ से तो आ जाती है, जो ईश्वरी सिंह बारठ है उससे वापस तो ले आता है, लेकिन बीच में ही आशा बारठ है वो इसे वापस एक दोहा बोल के, आपको पता है, वो वापस इसको, इसका माइंड है वो चेंज कर देती है और ये इसीलिए वापस मना कर देती है। अब ये उमाद्य है, ये वापस नहीं आती है और ये चली जाती है, चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है, बताओ, अभी अभी मैंने बताया, वेरी गुड वेरी गुड, केवला गांव। केवला गांव, ये केवला गांव वापिस चली जाती है। और केवला गांव कहाँ आता है भैया, ये उदयपुर में आता है। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अब ये केवला गांव क्यों चली गई, इसका रीजन देखो। यहाँ केवला गांव है, यहाँ पे कौन रहता है भैया, हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यहाँ कौन है, राम निवास करता है, यानी राम रहता है केवला गांव में। राम के पास चली जाती है, किसके पास चली जाती है, राम के पास चली जाती है भाई। ठीक है जी। अब ये राम कौन है, ये लो जी, ये राम कौन है,
ये कौन है भैया बताओ? ये मालदेव राठौड़ का बड़ा पुत्र है। मालदेव राठौड़ का क्या है भैया? ये बड़ा पुत्र है। ये यहीं पे केवलादेव वापिस चला, जो केवलादेव गांव है वहां पे चली जाती है। हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है, अब बात क्या है कि ये जीवन भर फिर कहाँ रहती है? केवला गांव में ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ से इनकी बातें आगे की बात करेंगे। अभी क्या होता है, जो मालदेव राठौड़ है उनके साथ एक युद्ध होता है, उस युद्ध की पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, फटाफट लो। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे एक क्या होता है, युद्ध होता है। हाँ जी, 5 फरवरी 1544 ईस्वी को कौन सा युद्ध होता है भैया? बताओ फटाफट। हाँ बताओ। गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? हाँ जी, गुड। हाँ, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे है? वेरी गुड, पाली में है। इस बात का आपको पता होगा। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ है? पाली में होता है। अब बात करते हैं कि ये गिरी सुमेल का युद्ध है ये किन किन लोगों के बीच में होता है। ये लो जी, फटाफट बताओ आप। एक तो तरफ कौन रहता है? शेरशाह। और दूसरी तरफ कौन रहता है? मालदेव। कौन रहता है भाई? मालदेव। इन दोनों के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो शेरशाह है उसकी जीत होती है। ये लो, शेरशाह की क्या होती है भाई? जीत होती है। ठीक है, और इसकी सहायता की किसने की? 2 व्यक्तियों ने की। एक तो किसने की? कल्याणमल ने। ये कल्याणमल कौन है भैया? जेतर सिंह का लड़का है जो शेरशाह की शरण में आ गया था, मैंने लास्ट की क्लास में बताया था। एक तो कौन है? कल्याणमल। हाँ जी, वेरी गुड। ये कहाँ का है? बीकानेर। ठीक है जी। और दूसरी सहायता करने वाला कौन है? हाँ जी, वेरी गुड, वीरमदेव। हाँ जी, वीरमदेव। और वीरमदेव कहाँ का रहने वाला था? मेड़ता। इन दोनों व्यक्तियों ने किसकी सहायता की? गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह की सहायता की। अब यहाँ से बात करते हैं, जो मालदेव राठौड़ है उनके, मैंने बताया था आपको, इनके 2 बहुत ही शानदार क्या हैं, 2 सेनापति होते हैं। और इन सेनापतियों में, उन दोनों सेनापतियों के नाम है कौन कौन से हैं? जेता और पूंजा। जेता और दूसरा का है पूंजा। ठीक है, ये दोनों ही व्यक्ति, सॉरी पूंजा नहीं, कुंजा। हाँ जी, ये दोनों ही व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत ही बहादुर होते हैं, इस बात का आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या हार जाते हैं? एक युद्ध हार जाते हैं। इसमें भी किसकी चाल है? इसकी शेरशाह की एक चाल होती है। वो क्या होती है? उस कहानी को आप समझना, बड़े ही प्यार से समझना, तब समझ में आएगी। इधर कौन है? जेता और कुंपा। मालदेव के क्या हैं? ये विश्वास लायक क्या हैं? सेनापति होते हैं। और मालदेव की हर युद्ध को कौन करते हैं? ये दोनों ही करते हैं, इस बात का आपको पता है। अब ये इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं और इधर शेरशाह को पता है कि भैया इनसे हम नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो शेरशाह ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा
और वो उनसे राय मशवरा किया और वो जाके किन से मिल गए, जेता और कुंपा से बात करने लग गए। अब वो कौन थे, वही ये राजस्थान के थे। और उन्होंने क्या किया, जेता और कुंपा को बोला कि भैया आप है ना हमें कंबल और जो तलवार हैं वो हमें मंगवा के दो। अब जेता और कुंपा ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग हमारे साथ विश्वासघात कर देंगे। उन्होंने बोला कि जितने भी पैसे लगते हैं ना वो हम आपको दे देंगे, आप हमें क्या मंगवा के दो, कंबल, जो किसके लिए, सेना के लिए कंबल होती हैं वो मंगवा के दो, और जो तलवार होती हैं वो मंगवा के दो, क्योंकि आपकी तो चलती है, आपको पता है कि ये सामान कहाँ से आता है। इन दोनों को ये पता नहीं है कि ये आदमी किन से मिले हुए हैं, शेरशाह से मिले हुए हैं। इन दोनों ने ये पैसे दे दिए और इन्होंने क्या कर दिया, जो तलवार और जो तलवार है प्लस क्या है हमारी जो कंबल है इनका ऑर्डर दे दिया। अब पैसे ये ले लिए इन्होंने, अपने जो मकान होते हैं उनमें रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या होती है, एक जाली पत्र तैयार करवाया जाता है, किसके द्वारा, शेरशाह के द्वारा जाली पत्र तैयार करवाया जाता है। उसमें लिखा गया कि आपके जो सेनापति हैं जेता और कुंपा, ये दोनों व्यक्ति क्या हो गए हैं, बिक गए हैं। और ये किसके साथ शामिल हो गए हैं, शेरशाह के साथ शामिल हो गए हैं। और युद्ध भूमि में ये मालदेव को क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ये जाली पत्र लिखवा के और ये किसके पास पहुंचा दिया, ये मालदेव के पास पहुंचा दिया। अब मालदेव ने तैयार की क्या बात देखी, वो वापिस आए और कहाँ, जेता और कुंपा के पास आए और उनकी चेकिंग की। तो चेकिंग की तो उनके द्वारा जो पैसे दिए हुए थे इन दोनों के पास पाए गए। जैसे ही इनको वो पैसे मिले मालदेव को, तो मालदेव यह युद्ध भूमि छोड़ के वापिस कहाँ चला जाता है, जोधपुर चला जाता है। ये युद्ध में नहीं रुकता है, ये वापस कहाँ चला जाता है, जोधपुर में चला जाता है। अब इस बात का जेता और कुंपा को बड़ा दुख होता है कि यार हमने कभी अपने जो बॉस हैं उनके साथ हमने कभी क्या नहीं किया, बेवफाई नहीं की और नहीं हमने इनका विश्वासघात किया। आप ये हमारे ऊपर क्या लग गया है भैया, एक कलंक लग गया है। तो इस युद्ध को हमें जीतना ही पड़ेगा। यदि हम इस युद्ध को नहीं जीतेंगे या फिर इस युद्ध को छोड़ के हम भी चले जाएंगे तो हमारे ऊपर ये कलंक आजीवन लगा रहेगा। ये बात सोच के दोनों राजपूतों ने क्या किया, शेरशाह से युद्ध करने की सोच ली। अब इधर क्या होता है, जो शेरशाह है इसके पास कितने सैनिक होते हैं भैया, इसके पास लगभग 60,000 सैनिक होते हैं। और ये जेता और कुंपा के पास जो सैनिकों की संख्या है वो केवल कितनी है, 8,000 सैनिक हैं। उसके बावजूद भी ये दोनों बंदे नहीं घबराए और इन्होंने जो किसकी, शेरशाह सूरी, ये जो शेरशाह है इसकी जो सेना थी उनको बुरी तरह से काट रहे थे, युद्ध में इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। और लास्ट में ये कहाँ पे पहुँच गए, ये किसके पास, शेरशाह के पास लड़ते हुए, सेना को काटते हुए कहाँ पहुँच गए, शेरशाह के पास। और शेरशाह घबरा गया, किसके लिए, कि ये दोनों इसको क्या करेंगे, इसका जो सर है कलम कर देंगे, यानी सर को धड़ से अलग कर देंगे। ये सोच के शेरशाह वो कहाँ बैठ जाता है, जमीन के ऊपर बैठ जाता है। और जमीन के ऊपर बैठ के क्या करने लग जाता है, अपने अल्लाह को याद करने लग जाता है। ठीक है, तो उस टाइम हमारे जो राजपूत हैं, ये आज की ही कहानी नहीं, ये पहले से ही लेके आज तक यही है कि कोई भी व्यक्ति प्रे करता है, भगवान के लिए प्रार्थना करता है, तो उस टाइम उसके साथ कभी क्या नहीं, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये नमाज पढ़ने लगा है शेरशाह सूरी, जो शेरशाह है, तो मालदेव ने इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। और फिर क्या है, इतने टाइम में जो शेरशाह है, इनकी जो अन्य सेना होती है वो वापस और आ जाती है। इसके बाद में शेरशाह और कुंपा ये दोनों क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, किस में, गिरी सुमेल के युद्ध में। तभी ये क्या, ये मालदेव है, ये कहाँ चला जाता है, युद्ध भूमि को छोड़ के, क्योंकि जेता और कुंपा पे एक क्या लगाया गया था, पैसे लेने का आरोप लगा था। इसलिए ये जोधपुर छोड़, ये अपनी जो भूमि है युद्ध भूमि छोड़ के कहाँ चला जाता है, जोधपुर चला जाता है।
कहा जाता है यदि मालदेव यहाँ से वापस जोधपुर न जाके युद्ध भूमि में होता तो शेरशाह है वो मारा जाता। यानी एक छोटी सी सेना लेके भी ये दोनों, इसकी शेरशाह है इसकी सेना है उसमें भगदड़ मचा सकते हैं बुरी तरीके से। तो मालदेव राठौड़ होता तो इस युद्ध का नज़ारा ही कुछ और होता। कहा जाता है कि इस युद्ध में दोनों सेनाओं के जो कितने सैनिक मारे गए, 48,000 सैनिक क्या हो गए थे, इसमें मारे गए थे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इसमें मालदेव होता तो ये जीते या नहीं जीते। यहीं पे ये जो शेरशाह है इसने एक बात कही थी। उसने क्या बात कही थी वो देखो, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसके लिए बोला उन्होंने? शेरशाह ने ये बात कही मालदेव राठौड़ के जो युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, इस युद्ध में ये हारते हारते जीता था। तब इसको घबराहट हो गई थी और उसके मुंह से क्या बात निकल गई कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये बात, ये कथन भी आ सकता है कि ये किसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो वो किसके लिए? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हाँ बच्चों सभी एक बार इसको शेयर कर दो भैया, पूरे ग्रुपों में शेयर कर दो। हाँ व्हाट्सअप खोल के सब ग्रुपों में शेयर कर दो इसको। ग्रुप नहीं है तो आप जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसमें शेयर करो। हाँ जी वेरी गुड। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दो भैया साथ साथ में। ठीक है, हाँ जी वेरी गुड। तो ये बात आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, फटाफट लो भैया। बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखो ऐसे आप पढ़ते हो ना तो भैया मज़ा भी आता है देखो, और आपको भी पता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं किसके बारे में? मालदेव राठौड़ के ही बारे में। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट आप। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मालदेव राठौड़, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। इनकी बात करते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भैया, मृत्यु बताओ इनकी कब हुई? हाँ जी बताओ फटाफट, हाँ कमेंट करो। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कब हुई? 1562 में। वेरी गुड, इनकी मृत्यु हुई 1562 ईस्वी में। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी के बारे में इन्होंने क्या किया था। पत्नी कौन है भैया? उमादे। उमादे ने क्या किया? हाँ जी वेरी गुड। हाँ पत्नी उमादे ने अनुमरण किया। अनुमरण, अनुमरण का क्या मतलब होता है देखो समझाऊं। अनुमरण, अनुमरण किया। आप देखो पिंकी ने पूछा था कि सर, पिछली 2-3 क्लास से पहले भी पूछा था कि सर अनुमरण क्या होता है, पूछा था ना पिंकी, बताओ। हाँ जी, तो अनुमरण क्या होता है कि जब पति मर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो जो पति है उसकी निशानी के साथ सती होना ही क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। पति की निशानी के साथ सती होना, ठीक है ना। तो अनुमरण क्या होता है? पति की निशानी के साथ क्या हो जाना? सती होना। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। अब यहां से बात करते हैं कि इनके क्या होते हैं? पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं भैया? 3 पुत्र होते हैं। किसके? मालदेव राठौड़ के 3 पुत्र होते हैं। हाँ जी वेरी गुड। इनमें इनके पुत्रों का नाम है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है उदय सिंह, और तीसरे का नाम है, हाँ जी गुड इवनिंग वेरी गुड, चंद्रसेन। चंद्रसेन, ठीक है जी।
चंद्रसेन। अब बात करते हैं यहाँ से, अब इनके तीनों पुत्र हैं, इनकी मृत्यु होने के बाद में मालदेव का जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है? चंद्रसेन। उत्तराधिकारी बनता है, कौन बनता है? चंद्रसेन। अब ये जो चंद्रसेन है भैया, इसके उपनाम है, ये कई उपनामों से जाना जाता है। तो इनके उपनाम कौन कौन से हैं? फटाफट आप बताओ, कमेंट में बॉक्स में बताओ आप फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड। पहला तो उपनाम है मारवाड़ का प्रताप, वेरी गुड। और भी बताओ आप, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। भूला बिसरा राजा, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो सभी बच्चे, वेरी गुड। और किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। प्रताप का अग्रगामी, ठीक है जी। और भी किसी नाम से जाना जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मारवाड़ का विस्मृत राजा। तो जो चंद्रसेन है उनको 4 उपनामों से जाना जाता है। हाँ जी, कौन कौन से हैं? मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, और कौन? प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का विस्मृत राजा। इन 4 नामों से कौन जाना जाता है? चंद्रसेन जाना जाता है। जो कि मालदेव राठौड़ है उनके बाद में मारवाड़ का क्या बनता है? राव बनता है। ठीक है, अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं राव चंद्रसेन के बारे में, और आप इनका एक बार फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब राजा यहाँ का मारवाड़ का राजा कौन बनता है भैया? राव चंद्रसेन। जिन बच्चों ने इनको वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट भैया शेयर कर दो, फटाफट कर दो। जितनी ज़्यादा संख्या बल आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा देखो मेरे को मज़ा आएगा, ठीक है ना। और संख्या बल कम होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, इसको मेरे को चैनल को ही बंद करना पड़ेगा, फिर वीडियो का कोई मतलब तो होता नहीं है। आप लोगों की हेल्प के लिए आता हूँ, लेकिन आप यार लोग क्या नहीं करते हो, एक शेयर भी नहीं कर सकते आप। तो फटाफट आप एक शेयर करो, फटाफट करो भैया। और जिस किसी ने भी कर दिया है ना, वो फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो, एक बार फटाफट भेजो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे बढ़िया मैटर देता हूँ, उठा के देखो आप कहीं से भी, फिर भी यार आप हेल्प नहीं करते हो। आप नहीं चाहते हो क्या कि आपके सर आगे जाएं? नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मत करो आप, और चाहते हो तो फटाफट शेयर कर दो। हाँ जी, इनका कार्यकाल रहता है 1562 से लेके 1581 ईस्वी तक, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब क्या होता है यहाँ पे राव चंद्रसेन के बारे में हम बात करते हैं। जो राव चंद्रसेन है उनके शासनकाल में एक दरबार लगाया जाता है। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। और वो किसके द्वारा लगाया जाता है? वो लगाया जाता है अकबर के द्वारा लगवाया जाता है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आई। यानी शासनकाल में क्या लगवाया जाता है? अकबर द्वारा दरबार लगाया जाता है। कब लगाया जाता है भैया? 1570 ईस्वी में। कब लगाया जाता है? 1570 ईस्वी में एक दरबार लगाया जाता है जिसका नाम है नागौर दरबार। नागौर
दरबार। कौन सा दरबार? नागौर दरबार लगाया जाता है। हाँ जी, वेरी गुड। और ये कहाँ पे स्थित है? सुकर तालाब के किनारे। सुकर तालाब के किनारे। कहाँ पे है जी? सुकर तालाब के किनारे पे ये नागौर दरबार लगाया गया था। पहली बात तो यही आती है। अब आगे की बात करते हैं जी। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसका जो दरबार लगाया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायता की थी दरबार लगाने में, वो किसने की थी? हाँ जी, वेरी गुड, भारमल ने। और भारमल कहाँ का है? आमेर का। कहाँ का है? आमेर का। दरबार लगाने में सहायता की। किसने की भैया सहायता? वेरी गुड, बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, भारमल। ये कहाँ है भैया? कहाँ का? आमेर का। ठीक है जी। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो सहायता की किसने? भारमल ने की। और भारमल कहाँ का है? आमेर का है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये जो दरबार लगाया था, इसमें अधीनता स्वीकार कर ली थी। कईयों ने अधीनता स्वीकार कर ली, उनके बारे में बात करते हैं। अधीनता स्वीकार की। किन किन ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली भैया? फटाफट बताओ आप भी। हाँ जी, हरिराज भाटी ने की। सबसे पहले किसने की? हरिराज भाटी। हरिराज भाटी। ये कहाँ का था भैया? जैसलमेर का। कहाँ का था? जैसलमेर का। और किसने की थी? हाँ जी, अर्जन हाड़ा ने। अर्जन हाड़ा ने। और अर्जन हाड़ा कहाँ का था? हाड़ौती का। वेरी गुड, वेरी गुड। हाड़ौती का। कहाँ का था? हाड़ौती का। और किसने अधीनता स्वीकार की? हाँ जी, कल्याणमल ने। कल्याणमल। और ये तो आपको पता है कहाँ का है? कहाँ का है जी? बीकानेर। वेरी गुड, बीकानेर। वेरी गुड। हाँ जी। और किसने की? उदय सिंह ने। उदय सिंह ने। और उदय सिंह ये कौन है भैया? राव चंद्रसेन का क्या है ये भाई? इसने भी क्या कर ली भैया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अकबर ने एक दरबार लगाया। कब लगाया? 1570 ईस्वी में लगाया। और ये दरबार कहाँ पे है? सुकर तालाब के किनारे है। और उस दरबार का क्या नाम है? नागौर दरबार। बात सही है? यहाँ तक समझ में आई होगी। बात करते हैं कि दरबार लगाने में सबसे ज़्यादा सहायता की थी इसकी भारमल ने। और भारमल कहाँ का है? आमेर का। वेरी गुड। इसके बाद में इस जो नागौर दरबार लगाया था, इसमें अधीनता स्वीकार की सबसे पहले हरिराज भाटी ने की, जो कि कहाँ का है? जैसलमेर का है। दूसरा अर्जन सिंह हाड़ा ने की, जो कि कहाँ का है? हाड़ौती का है। अगली बात है कल्याणमल ने, जो कि कहाँ है? बीकानेर का है। और जो उदय सिंह है वो कौन है? राव चंद्रसेन का भाई है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या है, जो रावचंद्र सेन है उन्होंने क्या नहीं किया? अधीनता स्वीकार नहीं की। और उन्होंने क्या कह दिया है कि मैं कभी भी आपकी क्या नहीं कर सकता? अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूं और स्वतंत्र ही लास्ट में जाऊंगा। मैं किसी के अधीन होके कोई काम नहीं करूंगा। और उसने अपने पूरे जीवन काल में उसने क्या किया? जो महल होते हैं, महलों का जीवन छोड़ के उन्होंने किसका जीवन अपनाया? जंगलों का जीवन अपनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा है जिसने महलों का जीवन छोड़ के जंगलों का जीवन अपनाया? तो वो कौन है? राव चंद्रसेन।
याद रखना, बहुत शानदार व्यक्ति है और इसका जो बारे में पढ़ते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। बहुत शानदार आदमी है, इसने कभी जीवन में अधीनता किसी की स्वीकारी नहीं है। ठीक है, इनके बारे में आगे की बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में ले लो भैया, इतना बुरा भी नहीं हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ले लिया होगा। ओके जी ओके, तो बढ़िया तरीके से भैया पढ़ते रहो केवल आप। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, इनके बारे में अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जो राव चंद्रसेन है उन्होंने क्या नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी? अकबर की। ठीक है ना, तो समकालीन शासक कौन था? अकबर ही था, तो अकबर की अधीनता स्वीकार इसने नहीं की। अब क्या होता है, ये जो चंद्रसेन है इसको अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने किस व्यक्ति को भेजा था? तो वो कौन है? हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां है, ये किसके साथ में विरुद्ध आया था? ये चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पे आया था, लेकिन ये भी इसको क्या नहीं करवा पाया? अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया, और इसने क्या जीत लिया? जोधपुर जीत लिया। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर आया। कौन आया भैया? हुसैन। कौन आया? हाँ जी, हुसैन कुली खां। कुली खां, जो हुसैन कुली खां है वो कहाँ आया? किसके साथ विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पे आया, लेकिन ये किसको अधिकार में नहीं ले पाया? चंद्रसेन को अधिकार में नहीं ले पाया, और इसने क्या कर लिया? हाँ जी, अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। किसके ऊपर अधिकार कर लिया भाई? इसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। किसके ऊपर अधिकार कर लिया? जोधपुर के ऊपर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों आप पढ़ रहे हो, इस तरह से बस आप पढ़ते रहो, आपका नंबर कोई भी नहीं रोक सकता, ये देख लो आप। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बात करते हैं कि जो ले लिया होगा आपने, चलो ठीक है, चलो यहीं से बात करते हैं। अब यहाँ से जो जोधपुर तो अधिकार में कौन ले लिया? हुसैन खां कुली ने ले लिया, और यहाँ से जोधपुर से ये कहाँ चले गए भैया? मेहरानगढ़। ये कहाँ चले गए? मेहरानगढ़ चले गए। वेरी गुड, ये कहाँ पे चले गए? मेहरानगढ़ चले गए, और मेहरानगढ़ भी कहाँ आता है? जोधपुर में। जोधपुर, ये मेहरानगढ़ जोधपुर में चले गए, और वहां से ये कहाँ चले गए? यहाँ से ये चले जाते हैं, कहाँ पे चले गए? मेहरानगढ़ से ये कहाँ पे चले गए? वेरी गुड वेरी गुड, भद्राजुन। ये भद्राजुन चले जाते हैं। हाँ, अब भद्राजुन में भी ये यहाँ पे रुकते नहीं है। भद्राजुन कहाँ आता है? जालोर में, याद रखना। कहाँ पे? जालोर। अब जालोर में भी ये नहीं रुकते हैं, यहाँ से ये पलायन कर जाते हैं। कहाँ पे पलायन कर जाते हैं भैया? फटाफट बताओ, यहाँ से कहाँ पे पलायन कर जाते हैं? सिवाना। और सिवाना कहाँ आता है? बाड़मेर में। सिवाना कहाँ पे है? बाड़मेर में।
और ये सिवाना से बाड़मेर में चले जाते हैं, लेकिन ये सिवाना में भी नहीं रुकते हैं, यहाँ से भी ये चला जाते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, सारण की पहाड़ी में, सारण की पहाड़ियों में, सारण की पहाड़ियों में ये चले जाते हैं। ठीक है जी। और ये सारण की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे है आपको पता है? पाली में है। कहाँ पे है जी? पाली में। वेरी गुड वेरी गुड। अब जो लास्ट में यहाँ कहाँ पे चले जाते हैं? सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और यहाँ पे ये जो पहाड़ी है यहाँ पे एक गांव होता है जिसका नाम है सिंचियाप। सिंचियाप गांव। कहाँ पे चले जाते हैं? सिंचियाप गांव, जो कि पाली में है। यहाँ पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भैया, मृत्यु। तो रावचंद्र सेन की जो मृत्यु होती है वो कब होती है बताओ फटाफट? 1581 में। 1581 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? सिंचियाप गांव में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? सिंचियाप, जो सिंचियाप गांव है वहाँ पे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सिंचियाप गांव कहाँ पे आता है जी? पाली में आता है। ठीक है जी, इस बात का आपको पता चला होगा। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बस लगे रहो आप ऐसे ही। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो भैया। ले लिया होगा आपने, वेरी गुड। तो यहाँ तक आपने इनका क्या कर लिया? एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया। और आज हमारा ये कौन है? रावचंद्र सेन है। ये यहाँ पे इनका एंड हो जाता है। और इनके बाद में जो मारवाड़ है यहाँ का राव कौन बनता है? हाँ जी, उदय सिंह जी बनते हैं। यहाँ के राव कौन बनते हैं? उदय सिंह जी बनते हैं। और उदय सिंह के जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हो इस वीडियो को जाते जाते क्या कर जाओ? लाइक कर जाओ और साथ साथ में क्या कर दो? शेयर कर दो। और जो नए बच्चे इस चैनल पे हैं और तो उनको क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करवाते हैं ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियो आते हैं तो उनका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप अपनी स्टडी को रेगुलर रख पाएं। सो जय हिंद, जय भारत।